वेलकम वेलकम वेलकम। आओ टेंथ के स्टूडेंट्स आओ। हिंदी का एग्ज़ाम आने वाला है ना, कल ही है ना। हाँ, कल 10 हिंदी का एग्ज़ाम है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए MPQs, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ हिंदी क्लास 10th। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इसमें से आपके 2 या 3 या मैक्सिमम 5 नंबर भी पक्के हो सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सट्रैक्ट में भी मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका उत्तर देखेंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में, ठीक है। ये वाला कुछ सैम्पल पेपर की बुक्स थी, उनमें से भी फाइंड किया गया। तो उनमें से ऐसे 2-3 क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है। इसलिए इसका उत्तर ध्यान करो कौन सा चैप्टर में से है। बाल गोविंद भगत, ठीक है। कौन सा, क्षितिज का चैप्टर है, ठीक है। तो इसका उत्तर बनेगा, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी करने के लिए कह दिया था। याद करो, रिकॉल करो, रिकॉल चैप्टर में पढ़ा होगा ना कि बाल गोविंद भगत की जो पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी करने के लिए कह दिया था। उसके जो पुत्र वधू के भाई को कहा था कि इसकी दूसरी शादी कर दो। पर जो उसकी पुत्र वधू थी वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसके जाने के बाद बाल गोविंद भगत की सेवा कौन करेगा, उसकी उसके लिए खाना कौन बनाएगा। तो ये थॉट्स आए थे पुत्र वधू के मन में। तो इन्हीं कारणों की वजह से पुत्र वधू ने अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी इस उम्र में, क्योंकि वो बूढ़े भी हो चुके थे बाल गोविंद भगत। तो वो खुद का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, समझ आया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी की आरंभिक कहानियों के अधिकांश पत्र कहाँ के थे। इससे किस तथ्य का बोध होता है। तो मन्नू भंडारी वाला चैप्टर है जिन्होंने जिसमें उन्होंने खुद के लाइफ के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का ही है। ये भी मतलब मैक्सिमम है ही सैम्पल पेपर्स में, आपको भी कहीं ना कहीं मिला ही होगा जरूर क्वेश्चन। तो ये थोड़ा है, डिफिकल्ट है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो ये हिंदी कोर्स है, ध्यान रखना है, सारा हिंदी कोर्स का करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो बनेगा, जो मन्नू भंडारी की आरंभिक कहानियों के अधिकांश पात्र ग्रामीण परिवेश परिवेश से थे। यहाँ पे पात्र भी आएगा, पात्र, ठीक है। ग्रामीण परिवेश से के थे, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, लेखिका मन्नू भंडारी की आरंभिक कहानी के अधिकांश पात्र कहाँ के थे। तो इसका उत्तर यहीं तक है। जो अधिकांश पात्र थे ना, वो गाँव से संबंध रखते थे, जो गाँव में रहते थे ना लोग। वहीं के आरंभिक कहानियों के अधिकांश पात्र गाँव से ही थे। अगला क्वेश्चन है, इससे किस तथ्य का बोध होता है। मतलब तथ्य का मतलब होता है फैक्ट, किस फैक्ट का पता चलता है। तो इससे ये फैक्ट पता चलता है कि जो उनकी शुरुआत की रचनाएं गांव के जीवन के बारे में थी, उनकी समस्याएं जो आई थी गांव में उनकी थी। सामाजिक संरचना, मतलब समाज को किस तरह फॉर्म करे, रिफॉर्म होता है ना, रिफॉर्मर, तो उसको फॉर्म करने की रचनाएं की गई थी। सांस्कृतिक परिवेश होते हैं उनको भी दर्शाती थी उनकी जो शुरुआत की रचनाएं थी, ठीक है। तो ये इधर तक हो गया। हम थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने शहरी मध्यम वर्गीय समाज की ओर अधिक ध्यान दिया। जो मिडिल क्लास लोग थे ना, शहर में रहते थे, सिटीज़ में, उनकी ओर भी ध्यान दिया, उनके उनके साथ मिले जुले रचनाएं भी की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कल, ठीक है। तो पूरी तैयारी है ना एग्ज़ाम की। अरे रेडी रहो यार, मजाक मस्ती चलती रहेगी, बोर्ड के एग्ज़ाम में ध्यान दे लो थोड़ा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपके विचार से पानवाला या कैप्टन में से असली लंगड़ा कौन है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। 2 नंबर का मिलेगा। कौन सा चैप्टर है, नेताजी का चश्मा, क्षितिज का, ठीक है। 2 नंबर का ही मिलेगा। तो हमें तो ये पता है कि जो पान वाला था वो लंगड़ा नहीं था, पर जो कैप्टन था ना वो शारीरिक रूप से लंगड़ा था। तो इसका उत्तर भी पढ़ लेते हैं एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया ना फिट कैमरा में, आ गया। तो इसका उत्तर था, उत्तर है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला ही असली लंगड़ा है। वो बेशक कैप्टन शारीरिक रूप से असक्षम था, परंतु उसके हृदय में देशभक्ति की भावना है जो किसी फौजी से कम नहीं। पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाया जाना ठीक नहीं था, जो उसकी सोच को लंगड़ा होना दर्शाता है। तो देखो, इस उत्तर का निचोड़ करें तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। इसकी समरी जो होगी ना इस आंसर की, ये होगी कि जो पान वाला था ना, वो अपनी सोच के हिसाब से, उसकी छोटी सोच थी और उसको लंगड़ा कह के हंसा उपहास उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था।
उसकी सोच को लंगड़ा यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि पान वाले असली लंगड़ा है। बेशक कैप्टन शारीरिक रूप से असक्षम था, मतलब फौज में नहीं जा सकता था क्योंकि वो लंगड़ा था, इसीलिए वो, पर उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी ना उसके हृदय में, वो कूट कूट के भरी हुई थी, ठीक है। इसलिए वो मतलब फौजी से कम नहीं था। फौजी में जितनी देशभक्ति की भावना होती है उतनी ही इसमें थी, फेरी वाले में, चश्मे वाले में, कैप्टन में। ठीक है, ये वाला आ गया आंसर समझ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एमपीक्यू पे। एनर्जेटिक हो ना, ठीक है, कमेंट भी करते रहना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ आपकी मुश्किल समय में। मुश्किल समय में अरे आसान है, टेंशन लेनी नहीं अपन को। चलो फोर्थ क्वेश्चन। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में मिलेगा। तो नौबत खाने में इबादत चैप्टर याद करो, उसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया था, है ना। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि उन्हें मीठा स्वर दे, मधुर स्वर दे, जिससे लोगों को, जो सुने ना लोग, उनकी आंखों में से मोती, सच्चे मोती के समान आंसू आते रहे, आंसू आते रहे, अनगढ़ मतलब अनगिनत आंसू आते रहे, रुके ना, ठीक है। इतना मीठा सुर चाहते थे वो, साथ में शहनाई वादक भी थे, और इतना मीठा सुर चाहते थे, फटा हुआ सुर नहीं चाहते थे। इसलिए उत्तर में भी ये लिखा हुआ है, नौबत खाने में पाठ में बिस्मिल्लाह का ईश्वर से मधुर स्वर की प्रार्थना करते हैं। बिस्मिल्लाह का ऐसा मीठा स्वर मांगते हैं कि जिसको सुनकर लोगों की आंखों से सच्चे मोतियों की तरह आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह का फटा हुआ सुर नहीं चाहते थे, कहा था ना उन्होंने, वे केवल मीठा स्वर ही चाहते थे। हो गए, मतलब आपको बताऊँ क्या करना है, अटेम्प्टेशन की भी वीडियो आएगी और आप अटेम्प्ट किस तरह करें एग्जाम को, तो अभी आएगी थोड़ी देर में, ठीक है, पहले वाली देखना। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करें। एनर्जेटिक रहो यार, एनर्जेटिक, पूरा पूरा जोर लगा देना हिंदी में, पूरे पेपर 32 की 32 शीट भरो, इतना लिख के आओ, इतना भी नहीं लिख के आना। ये मेरा कहना नहीं है, ये गूगल का कहना है कि जितना लिख सकते हो उतना लिखो, पर ऐसा नहीं है। पूछो क्यों, मत पूछो, चलो मैं बता ही देता हूँ। ऐसा इसलिए, जितना तुम लिखोगे ना, मतलब जितना, मान लो 40 से 50 वर्ड्स में पूछा गया 2 नंबर वाले में, ठीक है, तो ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर कटने की संभावना है। ऐसा क्यों, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलेंगी, है ना, ज़्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक्स मिलेंगी, जो आपको मतलब पीछे कर देंगी, नंबर कट जाएंगे ज़्यादा। इसीलिए आपको जितना पूछा गया ना उतना ही लिख के आओ, ज़्यादा ओवर राइट मत करो, ठीक है। चलो, साथ साथ में टेम्पटेशन बता रहा हूँ, फिर भी आएगी बाद में वीडियो। एक और बात, लाइक सब्सक्राइब फटाफट फटाफट कर दिया ना, शेयर भी करो 10th के स्टूडेंट्स के पास, उनकी भी हेल्प हो सके। कर दिया। चलो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह का संगीत के प्रति आसक्त क्यों और कैसे हुए? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। 2 नंबर का है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है तो इसको समझते हैं। उनकी लाइफ के जो स्टार्टिंग के दिन थे ना बिस्मिल्लाह खां के, वो आसक्त संगीत के प्रति कैसे हुए? आसक्त का मतलब होता है प्रेरणावादक। उनको संगीत के प्रति इतनी प्रेरणा कैसे जागी, किस तरह जागी, क्यों जागी? ये क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ में से है, तो उसके हिसाब से लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह का संगीत के प्रति रसूलन भाई और बतूलन भाई के गायन को सुनकर आसक्त हुए। जब वो हनुमान मंदिर या फिर बालाजी के मंदिर जाते थे, उनके रास्ते में रसूलन भाई और बतूलन भाई 2 बहनें थी, गायक बहनें थी, उनका घर आता था ना, तो वहीं रुककर जो उनके वो थे, राग थे, ठुमरी, टप्पे और दादरा, इसको सुनकर उनके अंदर गाने की प्रेरणा जागी। ठीक है, वही लिख रखा है, आगे भी पढ़ते हैं। जब वे बालाजी के मंदिर जाया करते थे तब वे गायिका बहनों के घर के रास्ते से जाते थे। वे ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि को सुनकर प्रेरित हुए। हो गए। एक और बात, अभी फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो अगर आपकी हेल्प हो रही है तो। चलो अगला क्वेश्चन सिक्स्थ। पान वाला हंसोट स्वभाव का अवश्य है, परंतु वह संवेदनशील भी है। प्रस्तुत कथन को नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है? नेताजी का चश्मा। अरे यार ये चश्मा बहुत तंग करता है यार, एक तो मैं भी चश्मे वाला ही हूँ, मतलब चश्मे वाला बेचता नहीं हूँ, पहनता हूँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, थोड़े दिन में क्या, आप कमेंट में लिखो कि हु आर यू पूछो, आंसर आएगा एक वीडियो में, हु एम आई, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आंसर। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, 2 नंबर का है, ठीक है।
पानवाला हंसोड़ स्वभाव का था, परंतु वह संवेदनशील भी था। जब कैप्टन की मृत्यु होने की खबर पानवाला हवलदार साहब को दे रहा था, तब वह भी उदास हो गया तथा उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। यह उसके संवेदनशील होने की भावना को प्रकट करता है। अरे सिंपल सा यार, पानवाला हंसता खेलता था, ज्यादा मजाक उड़ाया करता था, पर वो संवेदनशील भी है, मतलब सेंसिटिव। सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव वर्ड सुना होगा, सेंसिटिव। संवेदनशील का मतलब वही है। तो पान वाला हंसोर स्वभाव का था, पर जब कैप्टन की मृत्यु हुई ना, तो उसकी खबर जब हालदार साहब को दे रहा था, हालदार साहब ने पूछा कहाँ है कैप्टन। चश्मा तो था वहाँ पे, पर हल वो कैप्टन नहीं था, कैप्टन का चश्मा नहीं था, इसलिए उन्होंने पूछा कि कैप्टन कहाँ है। तो पान वाले ने उत्तर दिया उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर हालदार साहब तो उदास हुए, पर जो वो था ना पान वाला, उसकी आंखों में से भी आंसू आने लगे, वो भी उदास हो गया। मृत्यु हो गई थी ना कैप्टन की, इसीलिए। बस यही है, बना बना के लिख दोगे तुम। ये उसके संवेदनशील होने की भावना को प्रकट करता है। मेन आपको ये करना है, पाँच पाँच ऐसी ऐसी लाइन लिख दो पूर्ण विराम के साथ। ठीक है, पाँच या चार या तीन, तीन भी लिखोगे तो कम नहीं है वो, तीन चार पाँच, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए सेंटेंसेस, लाइंस। मुश्किल से आपको एक, जो पे शीट इतनी बड़ी होती है ना, यहाँ तक पूरी, ये, हाँ देखो, हुआ तो वैसे अभी मोए मोए था, बड़ी वीडियो बन रही थी ना, तो मैंने थोड़ा लैंडस्केप में बना लिया, पोर्ट्रेट में बना लिया यार। हट, चलो कोई बात नहीं, पहली बार बना रहा हूँ इस चैनल पे। तो वैसे तो मैंने बहुत वीडियोज बनाई, बहुत चैनल्स हैं मेरे, शायद जब आप मेरे को देखोगे इस चैनल पे तो आपको शायद पहचान में भी आ जाऊँ। ठीक है, जानते हो यार आप तो, मैं बहुत बार यूट्यूब पे मिलूँगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित किया है। आप सभ्यता और संस्कृति पर क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। एनर्जेटिक, फुल एनर्जी, ये पूरी एनर्जी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है कि आप ये इसको मत पढ़ो, परिभाषित किया है यहाँ तक मत पढ़ो, आगे स्टार्ट होता है क्वेश्चन। सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूछा, आप क्या सोचते हो। अरे लिख दो कुछ भी, कुछ भी नहीं जो इसके मतलब का हो, कुछ भी है, गाना लिखा हो, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, हाय 7 करोड़ का क्वेश्चन, हाय। चलो उत्तर देखते हैं, हो गया मजाक तो। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित किया है। एक लाइन ऊपर की यूं क्यों उठा के लिख दो, आधा नंबर पक्का हो गया। चलो, जब कोई पूरे विश्व में एक ऐसा आविष्कार करता है जो पहली कभी नहीं हुआ, उसे संस्कृति कहते हैं। सुई धागे का आविष्कार हुआ कपड़े बनाने के लिए, जो कभी नहीं हुआ था पहले, पहली बार हुआ ना, उस व्यक्ति को संस्कृति व्यक्ति कहेंगे और उस प्रोसेस को संस्कृति कहेंगे। ठीक है, यह आविष्कार मनुष्य के हित लाभ के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए। तो सभ्यता उसका उल्टा। तो संस्कृति होती है उस पर काम करके, थोड़ा उसके बाद मॉडिफाई करके उसको बताना, वो सभ्यता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्टन मर गया, छी, छी नहीं, बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, जिसको आना है उसको जाना ही है। चलो, कैप्टन मर गया, यहाँ कैप्टन किसका प्रतीक है, उसका कार्य व्यवहार हमें क्या प्रेरणा देता है। कैप्टन मर गया, यहाँ कैप्टन देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। ठीक है, कैप्टन आपको भी पिछले क्वेश्चन में पता होगा, ये तो बना बना के लिखोगे, इसको पढ़ ही लेते हैं आप, क्योंकि इसका मतलब आप समझ जाओगे। मैंने ही लिखे हैं आंसर, खुद से ही लिखे हैं, इजी लैंग्वेज में, समझ आ जाएगा आपको। कैप्टन एक फेरी वाला था जो चश्मे बेचता था। यह वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया करता था। उसका यही कार्य व्यवहार उस हमें देश प्रेम तथा देशभक्ति की प्रेरणा देता है। समझ आ गया होगा। अरे आप में तो दिमाग ही बहुत है, आप तो पूरे फाड़ गया होगे पेपर। ठीक है, पेपर लीक भी हो जाए क्या पता। अरे बहुत सारे हमारे टीचर्स कर रहे हैं यूट्यूब पे लीक, हो सही में होता है भाई, सही में। मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में हूँ, 10th क्लास में हूँ। हे 10th क्लास में हूँ मैं। और पूछो, साइंस नहीं आती थी मेरे को, साइंस में पढ़ के गया अलग सर से, फिजिक्स वाला अलग पांडे से, बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, बहुत अच्छा, आप भी जानते होगे। एक पढ़ लिया अक्षय भैया, उनसे पढ़ के गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं फ़ैन हो गया। इसको पढ़ लो अब, ठीक है, फैन फून तो होते रहोगे, मैं तो विराट कोहली का भी फ़ैन हूँ, आरसीबी का भी फ़ैन हूँ। चलो 9th क्वेश्चन। सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि उद्धव गोपी की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके, 2 नंबर का है। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम किया करती थी। ऐसा क्वेश्चन आए ना, सूरदास के पद वाला और गोपियों की मनोदशा पूछी हो, तो उसमें सबसे पहले लाइन ये घुसेड़ देना कि जो गोपियां थी ना, वो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, वो श्री कृष्ण को दोबारा अपने पास पा लेना चाहती थी। ठीक है, वे श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त होना चाहती थी, वही है, पाना चाहती थी उनको। उद्धव गोपियों की मनोदशा नहीं समझ सके क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी तथा योग संदेश नहीं लेना चाहती थी, परंतु उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का योग संदेश देने आता है।
वह गोपियों की मनोदशा नहीं समझ सका, क्योंकि गोपियां चाहती थी कि जो श्री कृष्ण है वो उनके पास आए, पर उद्धव नहीं समझ सका। उद्धव फिर भी योग संदेश देने आया। तो ये घी का काम किया, आग में घी का काम। ठीक है, उद्धव का योग संदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, 2 मार्क्स। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से है, 2 नंबर का है। तो पढ़ते हैं इसको भी। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर योद्धा कभी भी झूठ नहीं बोलते। अरे जैसे तुम मम्मी पापा से झूठ बोलते हो ना, अरे मम्मी ये कर लिया मैंने, हो गया काम। स्कूल में फिर टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, मम्मी हो गया, मेरे टेस्ट की तैयारी होगी, पेपर की तैयारी होगी, फिर रिजल्ट बताएगा सही में। बाद में टेस्ट के नंबर आते हैं, एग्जाम के नंबर आते हैं इतने गंदे। अरे मम्मी कहिए फिर तुम तो पढ़ के गए थे। वही तो, वीर योद्धा कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर तुम अपने आप को वीर योद्धा समझते हो तो झूठ मत बोला करो। वीर योद्धा कभी भी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, खुद की प्रशंसा नहीं करते। मैं तो तगड़ा हूँ, पूरा बॉडी बिल्डर हूँ, हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा 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 फुकराबंती नहीं करते। ठीक है, वीर योद्धा कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते। ये भी समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाहर ढोल बंद करो यार। है, वीर योद्धा सहनशील, विनम्र तथा संवेदनशील भाव के होते हैं। मतलब सहनशील होते हैं, मतलब दूसरों के जो ताने होते हैं, ताने वगैरह, उनको भी सहन कर लेते हैं। विनम्र स्वभाव के, मतलब शांत स्वभाव के होते हैं। संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं स्वभाव के। और धैर्यवान भी होते हैं, पेशेंस रखते हैं। आपके जैसे नहीं है, मम्मी कर दिया काम, अरे मम्मी पानी ला दो ना, मम्मी पानी ला दो ना, भाई हर एक सेकंड में कहते मम्मी पानी ला दो, पानी ला दो। अरे इतना काम है, खुद से उठ के कर लो। धैर्यवान होते हैं, पेशेंस रखा करो। धैर्यवान होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वीर योद्धा कभी भी कमजोर पर वार नहीं करते, खुद कमजोर पर वार नहीं करते। जैसे तुम हो, 10th में हो, जाके 4th के बच्चों को मार रहे हो, ये कोई वीर योद्धा हुई? मतलब वीरता हुई कोई? तुम 11वीं से पंगे लो, 10th से पंगे लो, पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब खुद छोटा छोटा पर वार नहीं करते। हाँ, जो युद्ध के मैदान होते हैं वहां पे तो फिर भी चलता है, पर मेनली है तुम्हारे जैसे नहीं, स्कूल में टॉयलेट में लेके आओ, टॉयलेट में लेके आओ इसको, 4th वाले को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3-4 बंदे इकट्ठे कर लेते हो, एक को पीट देते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक, 2 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे कवि को उज्जवल गाथा गाने में कठिनाई हो रही है। मतलब सुना नहीं पा रहे, अपनी मनोदशा नहीं सुना पा रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आया है हमारे पास। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? आत्मकथ्य। इसका लिंक है एक सेंटेंस टेंजा से। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, है आगे गाथा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। संघर्ष के पल भरे हुए हैं उसके जीवन, कुछ ही पल ऐसे थे जो सुख के थे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, उसके स्वप्न में कुछ ही मतलब जो उसके पास आ रहे थे ना, स्वप्न में सुख के पल पास आ रहे थे, वो दूर चले गए, वो उनको प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए उज्जवल गाथा किस तरह गाए वो, सिंगिंग, दिलजीत दोसांझ किस तरह बने वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 12, ये 2 नंबर ये भी पक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा धर्म तो यह है सूर जो प्रजा के जा ही सताए। मतलब राजा का धर्म वही है जो प्रजा को मत सताए, ना सताए। इस पंक्ति के आधार पर बताइए कि गोपियों की जो आकांक्षा थी वो कौन सी निहित है। ठीक है, गोपियां श्री कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। जैसे मैंने कहा, ऐसा क्वेश्चन आए घुसेड़ दो, मनोदशा की पूछा गया, आकांक्षा मनोदशा, तो ऐसी लाइन घुसेड़ दो, आधा नंबर पक्का हो गया। वे योग संदेश नहीं लेना चाहती थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को वादा किया था कि वे उनसे मिलने आएंगे, परंतु अब वे योग संदेश भेज रहे हैं। ये भी लाइन समझ आ गई, जो कि गोपियों को दुख पहुंचाता है। अरे यार दुख पहुंच गया, योग संदेश नहीं लेना। गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म है उसकी प्रजा को दुख ना पहुंचे। राजा का धर्म वही है जो प्रजा के सुख के बारे में सोचे, उनको दुख ना पहुंचे। ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रश्न 13। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल निम्नलिखित है। फसल नदियों के पानी का जादू है, लोगों के हाथों के स्पर्श, मेहनत की, स्पर्श का मतलब मेहनत, मेहनत की महिमा है, मतलब गरिमा महिमा है। फसल भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अरे यार माइक गिर गया, हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। सूरज की किरणों का रूपांतरण भी फसल है। फसल हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। ठीक है, चलो इसका मतलब निकालते हैं। नदियों को जो पानी आता है ना फसल में पहुंचता है, फसल उसी से उगती है, इसलिए नदियों के पानी का जादू है। जादू, आओ 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 आओ। माइक ऑन है ना? शुक्र है माइक ऑन है भाई। लोगों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। करोड़ों लोग, हजारों लोग एक लार्ज स्केल लैंड में, अभी एसएस पड़ी होगी, लार्ज स्केल फार्म में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। इसी के कारण उनकी जो मेहनत होती है ना, मेहनत एक ही रूपांतरण मेहनत का हो के वो फसल के रूप में उगती है, जो प्रोडक्शन होती है। ये एसएस का ही बन गया। ठीक है, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, मिट्टी का वो सिमटना,
जैसे भूरी, काली, संदली मिट्टी होगी, उनका गुण धर्म है ये। सूरज की किरणों का रूपांतरण भी फसल है। सूरज की किरणें फसल पर पड़ती हैं और फसल उग जाती है। फसल हवा का थिरकन भी है, हवा के थिरकने से, हवा के आने जाने से भी फसल उगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये भी 2 नंबर पक्के हो गए। ये फसल वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, 2 नंबर का ये आएगा भाई, 4 नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, क्या बच्चों को दंड देना उचित है? अरे यार, बच्चों को कभी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, टीचर्स दे देते हैं यार। क्लास में मैं भी हूँ टीचर, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, 10th क्लास का ही हूँ मैं भी। पनिशमेंट मिलती है यार, कभी हाथ ऊपर करवा दे, कभी मुर्गा बना दे, मुर्गा बना के स्केल मारे पीछे पिछवाड़े पे। चलो, उचित है? नहीं है भाई, बिल्कुल उचित नहीं है यार। ऐसा क्यों क्यों देना है यार? मैं नहीं देना चाहिए यार। इस विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। माता के अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। माता का अंचल कृतिका का पाठ है। नहीं, बच्चों को दंड देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये भाई मेरे मन की बात यहाँ लिख दी भाई मैंने। ये पेपर में आया था भाई, मेरे प्री बोर्ड में आया था, 2 प्री बोर्ड में भी आया था। सैंपल पेपर देखे मैंने MTG टुगेदर विद के, वहां भी आया हुआ था। चलो पढ़ते हैं आगे। बच्चों को दंड देने से उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये बात मम्मी पापा को बताना, टीचर्स को बताना। ठीक है, शारीरिक मतलब कमजोरी आ जाती है। ठीक है, मानसिक प्रभाव पड़ता है, दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, सनकी हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को शारीरिक दंड देने से अंदर डर बन जाता है, फिर वो हर काम में पिछड़ जाते हैं। मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी चीज में, गलती होगी तो टीचर डांट रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, फिर वो पार्टिसिपेशन ही नहीं करते, वो डर जाते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। ठीक है, चलो, वे हर काम में पिछड़ जाते हैं। बच्चों को दंड ना देकर उन्हें प्यार से समझाया जाए तथा उनके शरारत के दुष्परिणाम बताए जाएं। मतलब बच्चों को प्यार से समझाओ, जो उन्होंने गलती की, शरारत की है, उसको प्यार से समझाओ कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो वे समझ जाते हैं, आराम से समझ जाएंगे। भाई मैं भी समझ जाता हूँ। ठीक है, मेरे को प्यार से समझाया, मम्मी पापा प्यार से समझाते हैं। टीचर्स नहीं है, टीचर्स तो डंडे मारते हैं। उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते। ठीक है, दोबारा नहीं करते उस गलती को समझ जाने के बाद। इसी कारण से हमें हमेशा बच्चों को प्रेम से ही समझाना चाहिए। ठीक है, प्रेम से ही समझाना चाहिए। तो गाइस, ये 14 क्वेश्चन में से 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पक्का आएंगे। ठीक है, तो पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, फटाफट 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 फटाफट। ये दोबारा वीडियो देखो, दोबारा पढ़ो, बहुत काम आएगी आपकी। ठीक है, समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया ना? अभी आपको व्याकरण व्याकरण तो आप व्याकरण भी समझाऊंगा। डाउट्स है तो कमेंट कर देना, नहीं तो हम सीधा मूव ऑन करेंगे अनुच्छेद वगैरह पे, किस तरह फॉर्मेट होंगे उनके। फिर हम मूव ऑन करेंगे अटेम्पटेशन पे, किस तरह अटेम्प्ट करें। और रात के 12 बजे तक इतनी पक्की तैयारी करनी, इतनी पक्की तैयारी करनी, पूरा एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। 100 में से 100 लेके आने, 20 तो असेसमेंट के होंगे, 80 में से 80 लेके आने हैं। ठीक है, ये सोचो हिंदी का तुम गोल रखो 100 में से 100 का। कोई बात नहीं, पिछले वाले पेपर गंदे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन, फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, इतनी एनर्जी भर दी, अब तो पढ़ लो यार। ज्ञान ग्लोब हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी हेल्प करेगा। अभी भी नया चैनल है, नाम भूल जाता हूँ यार। ज्ञान ग्लोब हमेशा आपकी हेल्प करेगा। मैं अश्मित सिंह, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोस, विल हेल्प यू आउट। चलो गाइज, एक और आपके लिए खुशखबरी है। मैथ्स 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 बच्चों को डरा रही है, इतना डरा रही है। कोई बात नहीं, आपको मैथ्स कॉपी पे नहीं समझाऊंगा, मैं अपनी शक्ल के साथ, अच्छी हो गंदी हो कुछ भी हो, वो फोकस नहीं करना, हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, कैसी भी शक्ल हो, हम मेरी शक्ल पे मत जाना। ठीक है, पढ़ाई करनी है। बोर्ड पे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, कोई सा डाउट हो, पिछले सब्जेक्ट्स का नहीं करना जो चलेगे, अब जो आने वाले कोई सा भी डाउट हो कमेंट कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ, बेल आइकन को हिट कर देना, ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको हेल्प आउट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ज्ञान ग्लोब इज ऑलवेज विद यू, ध्यान रखना, बाय।